हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल अमर्स एकेडमी इजी वे टू लर्न। तो दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद हम फिर वीडियो लेके आए हैं अपना, जो सुपर टेट 2022 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इस वीडियो के माध्यम से 10 साइंस के क्वेश्चन और बाकी 20 मैथ्स के क्वेश्चन जो हमारे यूपी टेट, सी टेट लेवल के हैं, सुपर टेट लेवल के हैं, बाकी अन्य अदर एग्जाम जो भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम होते हैं उन सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें हम लोग इन 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। साइंस के 10 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन मैथ्स के। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसके पहले 7 पार्ट हमारे आ चुके हैं। जिन दोस्तों ने वो पार्ट अभी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और सारे के सारे वीडियो आप फॉलो करिए। उसमें प्रीवियस ईयर का आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा और साथ में ही बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी हर एक क्वेश्चन का मिलता जाएगा आपको। तो ये हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट है, पार्ट 8 है, मतलब 8 प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। उनको आप पढ़िए, देखिए कैसे क्या क्वेश्चन किए जाते हैं और एंजॉय करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने इस वीडियो के साथ। सीधी बात, नो बकवास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आज हमारा है, पहले हम 10 साइंस के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद 20 मैथ्स के क्वेश्चन, जैसा कि पैटर्न रहता है यूपी टेट या सुपर टेट का। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा पूछा गया है, इसका आंसर आप फटाफट पहले सब लोग कर सकते हैं, उसके बाद में मैं करूँगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इनमें से कौन सा वास्तव में मीन नहीं है। मीन का मतलब मछली। तो जैसे ऑप्शन नंबर ए दिया है फुफ्फुस मछली, रजत मछली, बिल्ली मछली, कुत्ता मछली। तो इन चारों ऑप्शन में आप लोगों को बताना है कि कौन सा मछली नहीं है, एक्चुअल में मछली नहीं है। तो इसको आप लोग जल्दी से आंसर करिए फटाफट। तो इसका अगर करेक्ट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है, ये रजत मछली, ये नाम है एक कीट का। एक कीट होता है आर्थ्रोपोडा संका। आर्थ्रोपोडा संका एक कीट है। और बाकी जो ऑप्शन ए, सी, डी दिया है, ये सब मछली है, मत्स्य वर्ग की है मछली। ये एक्चुअल में मछली है, उसका केवल नाम ही मछली है, लेकिन वो एक्चुअल में मछली है नहीं। तो इसीलिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि वास्तव में मीन कौन नहीं है। तो रजत मछली याद रखेंगे आप लोग, ये वास्तव में मीन नहीं होती है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ओ सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो यहाँ पर इसका भी आंसर रजत मछली रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूरा तरह से रिपीट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इसकी जगह पे मैं कोई नया साइंस का क्वेश्चन आप लोगों को बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1.5 ओम, 0.05 ओम तथा 0.25 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध। इसको एक बार मैंने डिटेल में बताया भी है कि फिजिक्स में एक टॉपिक होता है प्रतिरोधों का संयोजन। थोड़ा फिर से समझ लिए जो लोग पहली बार देख रहे हैं। और टीचिंग एग्जाम में बहुत क्वेश्चन यहाँ से, साइंस में तो हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलता है। प्रतिरोधों का संयोजन एक टॉपिक होता है, ये पूरा टॉपिक 2 मिनट में आप लोग समझ जाओगे। तो 2 प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा दोस्तों होता है समांतर क्रम। समांतर क्रम। अब पहला जो है श्रेणी क्रम में क्या होता है कि प्रतिरोध जो होते हैं वो श्रेणी में लगे रहते हैं। श्रेणी में का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक लाइन लगाई जाए और सब लड़कों को एक का हाथ दूसरे से पकड़ा दिया जाए। जैसे कुछ बच्चे हैं, लड़के हैं, उनकी लाइन लगवा दी जाए और सबका हाथ एक दूसरे से पकड़वा दिया जाए, तो वो बनाएगा श्रेणी क्रम। उसी तरह ये प्रतिरोध है कि सारे प्रतिरोध एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, इस टाइप में देख पा रहे होंगे आप। तो ये श्रेणी क्रम रहता है, एक का हाथ दूसरे में, दूसरे का हाथ तीसरे में, तीसरे का हाथ चौथे में। तो इस टाइप का जो होता है श्रेणी क्रम होता है। इसको मान लेते हैं इसका प्रतिरोध R1 है, ये R2 है और थर्ड जो है R3 है। तो एक बात ध्यान से देखिएगा, होता क्या है कि जो प्रतिरोधों का संयोजन है, इस टॉपिक में हमको
जैसे ये 3, 4, 5 कितने भी रेजिस्टेंस लगा के दे सकता है, इनकी जगह पे हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना होता है। तुल्य प्रतिरोध जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है आर तुल्य, ये होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितने भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे श्रेणी क्रम के लिए। अभी इसी का अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे श्रेणी क्रम ही दिया हुआ है, श्रेणी क्रम। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होता है? समांतर क्रम में प्रतिरोध जैसे लड़के खड़े किए जाए और दोनों हाथ एक दूसरे के पकड़े, उसका भी वो दोनों हाथ पकड़े, उसका भी दोनों हाथ पकड़े, तो इस टाइप का जो लगा होता है, यहाँ पे बैटरी लगी होती है ये। तो यहाँ पे कह सकते हो कि जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सब एक दूसरे से क्या है, सबका हाथ एक दूसरे से टच है, मतलब सबके सब बैटरी से टच है। देखो जैसे ये रेजिस्टेंस R1 जो है हमारा R1, ये वायर इधर आया है, तार आया है, तार किसके पास गया है? बैटरी के पास। इसका ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये भी तार कहाँ गया है? बैटरी के पास। R2 को ध्यान से देखो, तो R2 से वायरिंग जो गई है, R2 का वायर भी कहाँ पे डायरेक्ट आया है? बैटरी के पास। लेफ्ट साइड इसका भी, वो भी बैटरी के साथ। R3 को देख लो कि R3 का वायर भी डायरेक्ट कहाँ आया है? बैटरी के साथ। तो जब प्रतिरोध डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट होते हैं या पोटेंशियल से कनेक्ट होते हैं तो वहां पे कौन सा क्रम होता है? समांतर क्रम। ऐसे में आर तुल्य का जो फॉर्मूला होता है इसी जगह पे लिख रहे हैं। आर तुल्य का फॉर्मूला वो 1/R करके होता है। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और इसी तरह से जितने भी दिए हैं कंटिन्यू आगे हम लोग करते जाते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखो नॉर्मली क्या दिया है? श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में क्या लगा देंगे हम? ये फॉर्मूला। तो आर तुल्य देखो, R1 क्या है यहाँ पे? 1.5, R2 क्या है? 0.05, R3 क्या है? 0.25। अब टोटल आर तुल्य निकालना है, तो क्या करते हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 क्या है? 1.5 प्लस R2 क्या है? 0.05, थोड़ा सा इसको सही से ऐड करेंगे जिसमें गलत ना हो। फिर R3 है 0.25। इन सबको जोड़ लेंगे तो 5 5 10 की 0 और 5 2 7 1 8 और 1.80। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मतलब इन तीनों की जगह पर, तीनों रेजिस्टेंस की जगह पर जो भी रेजिस्टेंस हमें दिए हैं, इन तीनों को हटा के हम लोग केवल एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। कितने ओम का? 1.80 ओम का। इसी को तुल्य प्रतिरोध कहा जाता है। पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है। समझ ना आया हो तो दोबारा रिपीट करके एक बार देख लेना, बट पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से बता दिया गया है आपको। अगला क्वेश्चन है कि पानी का भारीपन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? भारीपन, और एक आपने सुना होगा कठोर और मृदु जल। कठोर जल, उसी को यहाँ पे भारीपन कहते हैं। कठोर जल और मृदु जल। भारीपन करके पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है आपके टीचिंग एग्जाम में। तो किसके कारण होता है? जो कठोर जल होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो सोडियम, पहला ऑप्शन देखेंगे सोडियम पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। एल्युमिनियम और नाइट्रेट्स के कारण। फिर सोडियम पोटेशियम के कार्बोनेट के कारण। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स होते हैं और सल्फेट, इनकी वजह से पानी क्या होता है? कठोर होता है या उसमें भारीपन पाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ध्यान रखेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट। ये रटा होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं फंसेगा जरूर, ये टपकेगा पेपर में। बहुत लोगों को नहीं आता होगा, जिनको नहीं आता है वो लोग ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 5 आज का पूछा गया है कि समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। कुछ हमारे पास गैसें दी गई हैं और पूछा गया है कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहे, मान लो T बराबर रहे 25 डिग्री सेल्सियस, तो इस डिग्री पर, इस टेम्परेचर पर तीनों में से किसमें गैस ध्वनि की चाल क्या होगी? सबसे
तेज होगी, हाइड्रोजन H2 गैस में, N2 गैस में या O2 गैस में, ये बताना है, या उपयुक्त में से सभी गैसों में बराबर होगी। तो कैसे बता सकते हो? ये गैसें हैं, ठीक। अगर ठोस की बात होती, ठोस, तो सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल किसमें पाई जाती? इस्पात, मतलब स्टील। अगर स्टील ऑप्शन नहीं है तो लोहा, मतलब जितना सॉलिडपन ज्यादा होगा, सॉलिड चीज जितनी ज्यादा होगी तो चाल वहां पे उतनी ज्यादा होगी। गैसों में क्या होता है? गैसों में जो ध्वनि की चाल होती है डिपेंड करती है डेंसिटी पर। डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी कम उस पे चाल ज्यादा, डेंसिटी कम तो चाल क्या होगी? ज्यादा होगी। डेंसिटी किसकी कम होगी? जिसका भार कम होगा। डेंसिटी कम किसकी होगी? भार की, क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला होता है वेट बाई वॉल्यूम, W/V, यही तो डेंसिटी होता है। अगर ये भार, वजन, वेट, ये अगर कम होता है, लो होगा, तो टोटल डेंसिटी भी क्या होगी? लो होगी। अब हाइड्रोजन का भार सबको पता है कितना है? 2। N2 का कितना होता है? 14। ऑक्सीजन का कितना है? 16। 8 एक का होता है, O2 है, 16 हो गए। यहाँ पे नाइट्रोजन का 7, 2 नाइट्रोजन है तो 14, हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2। तो ये भार है, वेट सबका। तो जिसका वेट सबसे कम तो डेंसिटी उसकी भी कम और चाल उसमें सबसे ज्यादा होगी। तो अब ऑप्शन अपने आप बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसका वेट सबसे कम है, वजन कम है, तो डेंसिटी भी क्या होगी? कम होगी। तो अगर डेंसिटी कम है तो उसमें चाल क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। और सबसे कम किस में पाई जाएगी? तो O2 में, ऑक्सीजन में। इन तीनों ऑप्शन के अंदर बता रहे हैं सबसे कम किस में होगी? O2 में, क्योंकि तीनों में सबसे ज्यादा डेंसिटी जो पाई जाएगी दोस्तों वो किसकी पाई जाएगी? ऑक्सीजन गैस की, O2 की। तो ये बहुत बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, इतना कहीं नहीं मिलेगा आपको। बहुत अंदर की चीजें हैं, जो डीप साइंस है वो बताए हैं आप लोगों को। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करते रहना, फटाफट शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, निम्नलिखित में कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। अच्छा दोस्तों, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर फ्लक्स का मतलब चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड है। वेबर भी चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड होता है। टेस्ला, ये भी चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड है। गॉस, गॉस क्या होता है? ये ओनली फ्लक्स का मात्रक है। किसका है? फ्लक्स का। चुंबकीय फ्लक्स हो सकता है, वैद्युत फ्लक्स हो सकता है, कोई भी फ्लक्स होता है किसका मात्रक? गॉस का मात्रक। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी सब चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक है। टेस्ला हो गया, वेबर हो गया, वेबर मीटर स्क्वायर हो गया, इन सब का आंसर जो होगा वो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र। और बाकी गॉस जो है ये केवल फ्लक्स का मात्रक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो वेबर मीटर स्क्वायर, गॉस, वेबर, टेस्ला, इनमें से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो अगर वेबर मीटर स्क्वायर की बात करें तो ये टेस्ला ही होता है, इसी को टेस्ला हम लोग कहते हैं। तो ये दोनों तो चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक होंगे। अब बात बचती है गॉस की और वेबर की। तो वेबर दोस्तों जो होता है ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। किसका? चुंबकीय फ्लक्स का। तो इसलिए बचा कौन है? गॉस। चुंबकीय फ्लक्स है और गॉस भी क्या होगा? क्षेत्र का मात्रक होगा, चुंबकीय क्षेत्र का। ये मतलब ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये सब चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नहीं पूछा गया है ना कि कौन सा मात्रक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। याद रखना हो दोस्तों कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, बाकी वेबर मीटर स्क्वायर या टेस्ला सेम है, ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक है। गॉस भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। कार्बन के बहुत अधिक यौगिक है क्योंकि यह एक
बहुत मतलब कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं, क्योंकि यह एक अधातु है और इसकी सहसंयोजकता 4 है। यह सहसंयोजी बंध बनाता है। इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक है। इसके यौगिक ज्वलनशील हैं और गलनांक तथा क्वथनांक कम है। अब इन सभी ऑप्शन में आपको सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा लगेगा वो लगाना है। बाकी लगभग करेक्ट, मतलब रिलेटेड तो पहला ऑप्शन भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी इसी से रिलेटेड है, तीसरा ऑप्शन भी रिलेटेड है, चौथा ऑप्शन भी रिलेटेड है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन कौन सा है, इस क्वेश्चन के पूछने के पीछे क्या लॉजिक रहा होगा कि सबसे अधिक यौगिक क्यों बनते हैं कार्बन के। तो इसका कारण दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर सी, कि इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। श्रृंखलाएं बना सकता है, एक दूसरे से जोड़ जोड़ के लंबी लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करता है, तो इसलिए इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है। और बात रही ऑप्शन ए की, तो कार्बन के लिए तो ये भी सही है, और सहसंयोजी बंध भी बनाता है, यौगिक ज्वलनशील है, गलनांक क्वथनांक भी कम होते हैं, मेथेन एथेन प्रोपेन ये सब ज्वलनशील होती है। लेकिन इसमें श्रृंखलीकरण चेन बहुत लंबी लंबी बना सकता है, इसलिए कार्बन के यौगिक क्या होते हैं, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। आते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन है बांझपन रोधी विटामिन है, इसमें बांझपन रोधी विटामिन है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन ए या विटामिन के। तो विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन, इनमें से बताना है कौन सा बांझपन रोधी विटामिन है। तो इसका ऑप्शन जो होता है विटामिन ई, बी ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट है। विटामिन ई जो होता है ये महिलाओं से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, जिससे बांझपन की बीमारी जो होती है इसकी कमी की वजह से आती है। तो विटामिन ई इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करता है। तो विटामिन ए सबको पता होगा, विटामिन के रक्त का थक्का बनाने के लिए यूज होता है। विटामिन बी जो होता है स्कर्वी नामक रोग, ए जो होता है रेटिनॉल विटामिन ए वो क्या होता है, आंखों के लिए यूज होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 आज का। यहाँ पे पूछा गया कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है तथा शरीर के विभिन्न भाग में बनता है। तो इसका ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए फटाफट तब तक, और देखते हैं किसका किसका आंसर सही आता है। अपना अपना आंसर अपनी अपनी कॉपी में भी लिख लिया करिए, जिससे पता चले कि अब कितने क्वेश्चन सही करते हैं कितना गलत करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए। संयोजी ऊतक जो होते हैं दोस्तों, ये शरीर के विभिन्न भागों में फैले भी होते हैं और बनते भी हैं। तो संयोजी ऊतक इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी दूसरे भी होते हैं, जैसे तंत्रिका ऊतक हो गया, मतलब नर्वस सिस्टम का, पेशीय ऊतक, एपिथेलियम, होते सब हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो विभिन्न भागों में फैला रहता है वो कौन सा होता है, संयोजी ऊतक, एक दूसरे को जोड़ कर रखता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। पूछा गया है कि न्यूनतम संभव तापमान कितना है, कि सबसे कम जो है तापमान कितना हो सकता है इस धरती पे, मतलब मानव के द्वारा सबसे ज्यादा कम तापमान क्या हो सकता है, न्यूनतम संभव तापमान पूछा गया है। इसका आंसर आप लोग दीजिए फटाफट, न्यूनतम संभव तापमान। तो यहाँ पे जो होता है ऑप्शन नंबर सी, -273 डिग्री सेल्सियस, ये न्यूनतम संभव तापमान है। अगर इसमें केल्विन में हम लोग देखेंगे तो केल्विन कितना होता है, 0 केल्विन। तो ऑप्शन अगर ये फ़ारेनहाइट की जगह केल्विन दिया होता 0 केल्विन, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी तापमान है, -2, -3, -4 डिग्री सेल्सियस आप लोगों ने देखा ही होगा। -273 केल्विन इम्पॉसिबल है, क्योंकि 0 सबसे न्यूनतम है। अब 0 के अंदर भी माइनस ले जाना ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन सी, अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो -273 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में दिया होता है तो 0 डिग्री केल्विन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है।
तो अब ये 10 क्वेश्चन साइंस के समाप्त होते हैं यहाँ पे। अब शुरू होता है आगाज मैथ का। थोड़ा सा स्पीड तेज रहेगी, ध्यान से आप लोग क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे, फिर हम लोग फटाफट सारे के सारे आंसर देते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए दिया हुआ है कि 234 रुपए को 3 व्यक्तियों ABC में 1/2, 1/3, 1/4 अनुपात के अनुपात में बांटा जाना था, परंतु गलती से 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिया गया। किसको सबसे अधिक और कितना लाभ हुआ? तो ये जो रेशियो दे रखा है, थोड़ा इसको हम लोग पहले मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि ये रेशियो अच्छा नहीं लग रहा है। तो कैसे मॉडिफाई किए जाते हैं ये वाले रेशियो? तो जो भी इसके हर में दिया है 2, 3, 4, इनका एलसीएम लेके गुणा कर दो। तो 4, 3, 2 का जो एलसीएम होगा वो होगा 12। तो 12 से सबको कर दिया मल्टीप्लाई। तो 2 से काटोगे यहाँ पे 6 आ जाएगा, 3 से काटोगे 4 आ जाएगा, 4 से काटोगे 3 आ जाएगा। तो 6:4:3 ये हो गया रेशियो इनका। अब जो एक्चुअल सही वाला मतलब गलत रेशियो कौन हुआ, वो सही वाला आया है। गलती वाला कौन सा है? गलती वाला है 2:3:4। अब पूछा गया किसको ज्यादा मिले हैं, तो A, B, C और A। D ऑप्शन में दिया नहीं, D के लिए दिए नहीं, AB से मतलब 3 ही है। तो हम लोग चेक करते हैं A का। A को पहले कितना मिला है, तो A के पहले कितना मिलना था, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान होगा सबको कि 234 रुपए है और A का रेशियो है 6 और अपॉन टोटल रेशियो। टोटल कितना है? 6, 4, 10, 3, 13। 13 से इसको काटेंगे, 13 एकम 13, 10 बचा, 13 8 104, 8 छंग 48 और 6 48, 6 कम 6, 4 10 108, 18 छंगा 108 रुपए पहले मिल रहे थे इसको A को। बाद में देखो गलती में क्या हुआ है कि 2, 3, 4 के रेशियो में मिला हुआ है। तो बाद में A को कितना मिला है, तो 234 का A अगर निकालेंगे तो A का रेशियो है 2 अपॉन टोटल रेशियो कितना है दोस्तों? 3, 2, 5, 4, 9। 9 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 9 दूनी 18, 5 9 छाक 54, 26 दूनी 52 रुपए। कितना एक्स्ट्रा मिला हुआ है पूछा कि किसको सबसे अधिक मिला है। तो सबका हम निकालेंगे एक्स्ट्रा, तब बता पाएंगे कि किसको सबसे ज्यादा मिला है। तो पहले 108 मिलना था, गलती से 2, 3, 4 दिया गया। किसको सबसे अधिक और कितना लाभ हुआ? पहले 108 मिलना था लेकिन अब कितना मिला? 52। तो इसको क्या हो गया? लॉस। 52 रुपए का क्या हुआ? लॉस हुआ। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ऑप्शन ए को तो घाटा हुआ है, तो अब A और C दोनों गलत हो गए। ठीक है, मतलब 56 रुपए हुआ, 56 रुपए का घाटा हुआ। पहले 108 मिलने थे लेकिन गलती से जब बटा तो इसको मिले केवल 52, तो उसी की वजह से क्या हुआ? इसको नुकसान हो। अब दोस्तों यहां से B का चेक करते हैं। अच्छा, B का रेशियो यहां से देखेंगे 4 था, पहले इसको 4 मिलना था एक्चुअल में, लेकिन तो एक्चुअल में 4 मिलना था, 4 रेशियो, तो 234 इंटू 4 अपॉन टोटल 6, 4, 10, इन तीनों का टोटल ये 13 डिवाइड करेंगे 18 आएगा, 18 चौके 72, 72 रुपया पहले मिलना था, लेकिन जब इसको दोबारा गलती से मिला है वो कितना इसका रेशियो है? 3। तो 234 इंटू 3/9, तो इसको डिवाइड करेंगे 26, तो 26 और 3 75, 25 दिया 75 और 78। पहले 72 मिलना था, अब 78 मिला है। कोई विशेष ज्यादा नहीं मिला है, केवल इसको 6 रुपया ज्यादा मिला है। मतलब B का पत्ता भी कैंसिल। B भी ऐसा नहीं हो सकता कि इसको सबसे अधिक और कितना लाभ हुआ। लाभ पूछा गया है, इसको 6 का लाभ हुआ, इसको तो नुकसान हुआ था A को। C का चेक करते हैं। अब यार रेशियो से डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि 6 से 2 हुआ है, 4 से 3 हुआ है, तो इन दोनों को तो ज्यादा खास फायदा हुआ नहीं, लेकिन 3 से 4 यहां देखेंगे। तो C का चेक करते हैं। C को पहले 234 का कितना मिलना था? 4/13, 13 से काटेंगे 18, 18 चौके 72। ठीक है दोस्तों, नहीं 3 होगा, सॉरी, यहाँ पे 3 C का है ना, 18 3 54। और गलती से जो मिला हुआ है ये वाला बाद वाला 4 है, तो 234 इंटू 4 अपॉन
टोटल ये है 4 3 7 2 9, 9 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 26 और 26 इंटू 4, 4 छंग 24 और 4 26, 104 तो 54। यहाँ 50 रुपए का क्या हुआ, इसको फायदा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको ऑप्शन एलिमिनेट करके और भी जल्दी किया जा सकता था, तो ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कितनी जल्दी आप लोग इसमें आंसर पिक कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यदि दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, बना लेते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके, समद्विबाहु त्रिभुज ये हो गया ABC, ABC, भुजा AB और AC बराबर है। ये साइड जो है ABAC बराबर है। यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जब भुजा बराबर होती है तो उसके संगत कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज DEF, ये जो इस तरह से बना हुआ है DEF, ये D हो गया, ये E हो गया, ये F हो गया। DEF बनाया गया है। यदि BFD, ये कोण कितना है दोस्तों, BFD दिया हुआ है कोण A, और ADE ये है कोण B डिग्री। उसके बाद CEF, ये है कोण C। तो BDF की वैल्यू, BDF इसका मान बताना है, मान लेते हैं ये थीटा है। अच्छा ये देखो स्ट्रेट लाइन है ADB, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है। तो इस पे जो टोटल ये कोण बनेगा, ये वाला, ये 180 डिग्री का बनेगा। ये समबाहु त्रिभुज है तो 60 का होगा। तो इन तीनों का योग थीटा प्लस 60 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का। तो यहां से थीटा प्लस B इक्वल टू आ जाएगा 160, 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री। ये बात ध्यान रखना कि थीटा प्लस B इक्वल टू क्या है, 120। अब देखो ये ट्रायंगल देखो ध्यान से, EFC, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा मोटा मोटा हरा हरा। ये इसका कुछ बाह्य एंगल दिख रहा है, देखो ये 60 है क्योंकि समबाहु है, तो ये बाह्य एंगल है। ये जो हरा त्रिभुज है ये इसका बाह्यतम कोण है। बाह्य कोण का योग दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहां से हम बाह्य कोण हमारा A डिग्री सवाल में दिया रखा है, आंतरिक कोण C है प्लस X है। तो यहां से X की वैल्यू अगर हम निकालेंगे हो जाएगा A माइनस C। ये X की जो वैल्यू आ गई ये कितनी आ गई, A माइनस C। अगर ये A माइनस C है तो इधर वाला X भी क्या हो जाएगा, A माइनस C। अब ये कोण हो गया B कोण जो है ये A माइनस C, F कोण है A और ऊपर है थीटा, तीनों का योग 180 डिग्री। तो त्रिभुज BDF में A माइनस C एक कोण ये हो गया, कोण B वाला X जिसको माना गया था A माइनस C, प्लस ये कोण A जो दिया हुआ है सवाल में, और प्लस ऊपर वाला कोण थीटा, तीनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री का बराबर होगा। तो यहां से निकल के आएगा, देखो ध्यान से, थीटा दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू यहां पे हम लोगों ने निकाली थी। थीटा वैसे निकालना भी है तो यहां से एक काम करो, A प्लस A जुड़ जाएगा, 2A हो जाएगा, 2A माइनस C और प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। तो यहां पे एक चीज और ध्यान से देखना जाके, अच्छा एक बात ध्यान से देखो, ये जो बाह्यतम कोण है ये A प्लस 60 है, यहाँ पे A प्लस 60 होगा। ये बाह्य कोण A प्लस 60 बराबर C प्लस X के बराबर होगा। तो यहाँ से माइनस 60 भी आ जाएगा X की वैल्यू, तो A माइनस C माइनस 60, ये बनेगा पूरा सिस्टम। A माइनस C और माइनस A माइनस C और प्लस का 60, सॉरी प्लस का 60 रहेगा ये। तो A माइनस C प्लस का 60 यहाँ पे रहेगा। तो 60 प्लस का 60, जब ये उस साइड में ले जाओगे 180 के पास तो माइनस 60, तो यहाँ से 2A माइनस C प्लस थीटा बराबर हो जाएगा 120।
अब दोस्तों देखो 120 यहाँ से लिखा है, 120 की वैल्यू उठा के थीटा प्लस बी ये रख दो, थोड़ा आसान हो जाएगा, थीटा एलिमिनेट हो जाएगा तो डायरेक्टली हमारे पास रिलेशन आ जाएगा ए बी सी में। 2a माइनस सी प्लस थीटा, थीटा की जगह पर थीटा रखा रहने दो, बराबर 120 की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया इस वाले समीकरण से थीटा प्लस बी। थीटा प्लस बी, देखो थीटा थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा b, ये c उस साइड में ले जाएंगे प्लस c, तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा b प्लस c बाई 2। तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारे हिसाब से उसका करेक्ट आंसर होगा कि a बराबर b प्लस सी बाई 2। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस का। कि एक रेलगाड़ी ए और बी दो स्टेशनों के बीच चलती है, जब वह ए से बी तक जाती है तो उसकी औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब वह बी से ए तक वापस आती है तो उसकी चाल जो है 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो। तो औसत चाल ज्ञात करनी है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी है, कई बार हम लोग बता चुके हैं आप लोगों को, 2 इंटू V1 गुणे V2 बटे V1 प्लस V2। डायरेक्टली यहां से इसकी औसत चाल आ जाएगी 2 गुणे, पहली चाल है 90, फिर उसके बाद है 110 अपॉन 90 प्लस 110, V1 प्लस V2 है ना, तो 90 प्लस 110, तो 2 गुणे 90 गुणे 110 बटे 90 और 110 टोटल हो जाएगा 200। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 11 9 99। तो जो इसकी औसत चाल दोस्तों आ गई वो कितनी आ गई, 99 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसको आप लोग फटाफट सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आ रहा है, फिर हम सॉल्यूशन कराते हैं। चलिए फटाफट सॉल्व करिए कि कितना आएगा। x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू 47 दिया हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे, दोनों साइड में क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे। तो 2 ऐड करने से क्या होगा, देखो थोड़ा और आराम से सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो x की पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 2 इंटू यहाँ पे हम लोग x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं x स्क्वायर से, और x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे अपनी तरफ से, और ये हो जाएगा 49। तो ये चीज आप ध्यान से देखो क्या है, तो कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया होल स्क्वायर का 49। स्क्वायर हटाओगे दोस्तों इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगी 7। अभी फिर से देखो हमें एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया है, तो एक बार फिर इसको सिंपली आउट करेंगे दोनों तरफ 2 ऐड करके, फिर यहाँ से x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड, तो फिर से फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस बार फॉर्मूले में आएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, स्क्वायर हटाओगे रूट आएगा, 9 का रूट कितना हो जाएगा 3। तो देखो ध्यान से यहाँ से जो वैल्यू x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई, ये कितनी आ गई 3। अब यहाँ से क्यूब की वैल्यू हम लोग फाउंड कर सकते हैं। इसका क्या कर देंगे, क्यूब करने पर क्यूब क्या रहोगे, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab मतलब x इंटू 1 अपॉन एक्स, और साथ में a प्लस b मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हम लोग तो 3 का क्यूब रख देंगे, प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू डायरेक्टली पूछी गई है। यहाँ से देखो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है 3 है, ये देखो 3 रख दिया, 3 3 जा 9 हो गया ये 9, और इधर 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 3 होती है 27। अब इस 9 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो -9 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो 27 में से जैसे ही 9 घटाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा 18। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
अगर ये तरीका पता है तो और भी इससे तेज स्पीड में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, ये इतना मैंने समझाने के लिए आप लोगों को सब कुछ किया है, अन्यथा और कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। कभी भी यहाँ पे देखो इसका तरीका क्या होता है, यहाँ 47 लिखा है तो दिमाग में लगा लो या तो 2 घटाने पर या 2 जोड़ने पर ये किसी का वर्गमूल हो जाएगा, किसी का वर्गमूल, वर्ग बन जाएगा, स्क्वायर, इसका रूट करोगे तो कोई ना कोई नंबर आ जाएगा। 2 जोड़ने पे या घटाने पर, अगर घटाने पर आ रहा है तो दोनों तरफ माइनस कर देंगे 2 जैसे, और अगर जोड़ने पे स्क्वायर रूट बन रहा है किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको वहां पे 2 माइनस कर देंगे, तो दोनों काम किए जाते हैं, 2 प्लस कर देंगे सॉरी। जोड़ने पे अगर परफेक्ट स्क्वायर ये बनेगा तो दोनों तरफ 2 ऐड करेंगे, अगर माइनस करने पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे। तो इस तरह से 2 बार इसको अप्लाई किया गया। फिर से देखो 7 आया, 7 में 2 ऐड करने पर परफेक्ट स्क्वायर बना था तो फिर हमने इसमें दोनों तरफ 2 ऐड कर लिया। तो ये तरीका होता है क्वेश्चन को प्रोसीड करने का, आगे बढ़ाने का। सीख जाओगे आप तो करने लगोगे, प्रैक्टिस करते रहिए। पूछा गया क्वेश्चन नंबर 15, 100 और 200 के बीच में आने वाली उन संख्याओं का योग जो 9 से विभाज्य हो। अब 100 और 200 के बीच में 9 से भाज्य होने वाली संख्याएं देखो। वैसे 9 धाम 90 और 9 11 99, 9 11 99 तो 108 पहला नंबर ये है जो 9 से डिवाइड होगा। 100 के बाद, 100 और 200 के बीच में पूछा गया है ना, तो 100 के बाद कौन सा नंबर होगा जो 9 से विभाज्य होगा, तो आप कहेंगे 108। इसके पहले कोई नंबर नहीं है, 100 के बाद और 108 के पहले जो 9 से विभाज्य हो। 108 के बाद किसका नंबर आएगा, योग ज्ञात करना, प्लस लगा लेंगे। 108 के बाद 116, 9 से है सॉरी, 117, तो 9 से डिवाइड करोगे, डिवाइड हो जाएगा 117। फिर उसी तरह से 9 ऐड करते जाओगे तो सीरीज मिलती जाएगी। अब 200 के पहले कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड होगा, तो 200 के पहले कौन सा नंबर है, तो 200 को 9 से डिवाइड करके देखो, तो 9 दूनी 18, 20 आया, 9 दूनी 18, 22, 2 एक्स्ट्रा बच रहा है मतलब 198, 22 आया है, 9 दूनी 18, 2 बचा 20 हो गया, फिर 9 दूनी 18, 198। 198 200 के पहले एक ऐसा नंबर है जो 9 से डिवाइड होगा। 198 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 दूनी 18, हासिल है 8, 9 दूनी 18, 22 बार में कट जाएगा। इसका मतलब एक सीरीज हमें मिल गई 108 प्लस 117 प्लस इसी तरह से डॉट डॉट प्लस 198। इसका जोड़ ज्ञात करना है, इसका जोड़। तो जोड़ ज्ञात करने के कई सारे तरीके हैं, डायरेक्ट फार्मूला भी होता है और एपीजीपी वाला फार्मूला भी होता है। तो n पदों का योग जो होता है दोस्तों, ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इसका सम। अच्छा, n भी निकालना पड़ेगा। n मतलब पदों की संख्या। 100 और 200 के बीच में कितने पद आए हैं, जैसे 108 आया है, 117 आया, इसी तरह फिर कुछ आएगा, और टोटल कितने टर्म होंगे वो n है हमारा, उसको फाइंड आउट करना है। फिर ये जो d होता है कॉमन डिफरेंस, तो इन सब में डिफरेंस 9 का है, ये सबको पता है। जितने भी नंबर आएंगे सबके डिफरेंस कितना मिलेगा, 9 का। ये क्या है, फर्स्ट टर्म होता है 108, प्रथम पद हो गया। इस टाइप से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो n निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, n इक्वल टू अंतिम पद माइनस प्रथम पद, ठीक है, और अपॉन में डिफरेंस जो भी आया है हमारा d। तो l हमारे पास कितना है 198 अंतिम पद, इस सीरीज का 198, और प्रथम पद क्या है 108, अपॉन में d कितना है 9, और साथ में प्लस 1 भी करते हैं, l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो 198 से 108 घटाओगे तो बचेगा 90/9 प्लस 1, 10 प्लस 1 11, 11 पद होंगे। तो 11 पदों का योग क्या होगा, 11/2। 2 प्रथम पद कितना है। अच्छा, सम का भी एक फॉर्मूला होता है, उसको भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सम का फॉर्मूला ये होता है, ये भी होता है, एक और होता है एस एन बराबर
a प्लस एल बाई 2 इंटू डी, शायद यही फॉर्मूला होता है। डी क्या, एन सॉरी, जो नंबर ऑफ टर्म है ये प्रथम पद अंतिम पद बटे 2 गुणे एन। इसको ट्राई करके देखते हैं। प्रथम पद हमारे पास 108, अंतिम पद 198/2 और इंटू में एन कितना है 11। 108 और 198 ऐड करोगे 8 8 16 10 0 306/2 इंटू 11। 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 3 6, 153। तो 153 इंटू 11, 11 3 33 की 3 हासिल आएगा 11 पचे 55, 55 और 3 हो जाएगा 58, 5 आया 11 पचे 55, 5 60, ज्यादा आ रहा है। तो उसी फार्मूले से हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं, डायरेक्टली आ जाएगा हमारा, कोई दिक्कत वाली। फार्मूले में कोई प्रॉब्लम है फिर हम लोग फार्मूला करेक्ट कर लेंगे। अभी पहले इसका आंसर सॉल्व कर लेते हैं। कई सारे तरीके होते हैं जिनसे आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। वैसे फार्मूला एपीजीपी का है ये तो पता ही होना चाहिए। ये n की वैल्यू 11 ही थी, 11 2a, प्रथम पद कितना 108 प्लस n माइनस 1, n 11 है तो 1 करोगे माइनस तो 10 इंटू डी, डी दोस्तों 9 है। वहां पे कुछ प्रॉब्लम थी फार्मूले में, 1/2 बाहर हो गया, 108 का दोगुना हो जाएगा 216 और 10 9 90, 216 और 90 हो जाएगा 306। तो 11/2 गुणे 306, 306 उधर भी आया था। तो 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 3 6, 11 से मल्टीप्लाई करोगे 11 3 33, 11 पचे 55, 3 58, फिर 5 आया 11 1 11 5 16, 1683, ऑप्शन सी। वो फार्मूला भी दोस्तों सही था, कैलकुलेशन हमारी गड़बड़ थी, इसीलिए आंसर नहीं आया था। दोबारा ट्राई करिएगा, फिर से आंसर आएगा। कैलकुलेशन में जो लास्ट में मैंने मल्टीप्लाई किया 153 इंटू 11, वहां पे प्रॉब्लम हुई है। कोई दिक्कत नहीं थी फार्मूले में, आप उसी से कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, चलिए शुरू करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। दिया हुआ x बराबर 2√2 हो तो x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करो। तो x इक्वल टू 2 प्लस √2, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है आपके सुपर टेट का, सुपर टेट सीटेट जूनियर का, कहीं ना कहीं क्वेश्चन सब आए हुए हैं। अब हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2/x का होल स्क्वायर। ये चीज ये आपको आना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए कि 4 लिखा है ऊपर तो इसको 2 का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब x प्लस 2/x का होल स्क्वायर ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे x इक्वल टू 2 प्लस √2 दिया हुआ है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा। स्क्वायर करते हैं, बोथ साइड देखते हैं क्या आता है। या ऐसे करते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 इधर ट्रांसफर कर लिया, बराबर बचेगा √2। अब दोनों साइड इसका स्क्वायर कर देंगे तो इधर रूट कट जाएगा। होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू x और ये बचेगा 2। तो x स्क्वायर प्लस माइनस ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 2 और ये 4 प्लस का है माइनस 2। तो x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू माइनस 2। अब इस पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, देखो ध्यान से, x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू माइनस 2, इसको x से डिवाइड कर दो दोस्तों। पूरे क्वेश्चन को दोनों तरफ x से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से एक x कैंसिल, यहाँ से दोनों x, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा x। ये 2/x इसको लेफ्ट साइड में ले आओ तो प्लस हो जाएगा 2/x। ये जो माइनस 4 बचा हुआ है ये वाला, इसको राइट साइड में ले जाएंगे, बचेगा प्लस का 4। x प्लस 2/x का x इक्वल टू आ गया 4। अब इसका कर देंगे स्क्वायर, हमारे पास फटाक से आंसर मिल जाएगा। x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर प्लस 2, a क्या है x और b क्या है 2/x। इसका स्क्वायर करेंगे 16, x कैंसिल, 2 दूनी 4,
4 16 के साइड ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 4 12, 12 इसका जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। तो चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17। दिया हुआ कि किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है, एसआई दिया हुआ है 500। आप लोग इसको पहले सॉल्व जरूर करिएगा। तथा उतने ही धन को उतने ही समय में उतनी ही दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 520 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। उतना ही धन मतलब पी क्या है 500, उतना ही समय, वहां ऊपर समय क्या था 2 वर्ष, तो टी बराबर 2 वर्ष। उतनी ही दर, अब ऊपर वाली दर पता नहीं क्या थी, जो भी दर रही हो दर सेम है, आर वही निकालना है हमें। धन को उतने ही समय उतनी ही दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है इसका 520। 520 तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। 2 साल का है, कुछ नहीं है, देखो ध्यान से। मूलधन है 500, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है। अच्छा ब्याज सॉरी दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है। कोई धन रहा होगा, मान लेते हैं पी रुपया, इसको थोड़ा यहाँ करेक्ट कर लेना, यहाँ पे पी दिया नहीं है, पी हम कुछ मान लेते हैं अपनी तरफ से, मान लेते हैं एक्स। एक्स पर पहले साल का ब्याज कितना मिला होगा, साधारण ब्याज 500 है 2 साल का, तो 1 साल का कितना होगा दोस्तों, आप कहेंगे 250 रुपया होगा, तभी तो 2 साल में 500 हुआ साधारण ब्याज। पहले साल कितना मिला 250, दूसरे साल कितना मिला 250। फिर जब दोबारा वो चक्रवृद्धि ब्याज पर वही धन दिया गया, वही एक्स जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया गया, तो पहले साल में कितना ब्याज मिला होगा 250, दूसरे साल में 250 साधारण ब्याज मिला होगा, प्लस 250 का भी कुछ परसेंट, ये 20 रुपये एक्स्ट्रा मिला है, तभी तो ये 520 हुआ है। यहीं से निकल आएगा आंसर। देखो टोटल ये साधारण ब्याज हो गया, ये हो गया उसका चक्रवृद्धि ब्याज जो एक्स्ट्रा लगेगा, तो 20 रुपए का ब्याज मिला है कितने पे 250 पे, और गुणे 100, यहां से 0 0 कैंसिल, 25 चौके 100 और 4 गुणे 2 8 हो जाएगा, 8% रेट आ जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सिंपल है, तरीके और भी कई सारे हो सकते हैं, और भी आसानी से लगाया जा सकता है। अगर आपको पता होता है ये बात कि ये सब किया जाता है, तो कुछ नहीं, इसको देख के ही दिमाग लगा सकते हैं कि 2 साल का साधारण ब्याज 500 है, 1 साल का मूलधन कितना होगा 250, तो 2 साल हर साल 250 मिलेगा, तो इसमें 520 दिया है, तो साधारण ब्याज इसमें अगर 500 निकल गया तो चक्रवृद्धि ब्याज एक्स्ट्रा कितना मिला 20, तो 20 रुपये मिलेगा कितने पे 1 साल के ब्याज पे। देखो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है इस 250 पे तो मिलेगा नहीं ये 20, क्योंकि ये तो पूरे पे मिला है मूलधन पे, तो ये वाला जो 20 है ये इस पे आया है, इसी पे मिला है, तो 20 मिला है कितने पे ब्याज पे, ब्याज तो ये ब्याज था, इस ब्याज पे ये ब्याज मिला है 20 का ब्याज, तो ब्याज पे ब्याज मिलता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। बस इसका सिंपल सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं फटाफट। एक गोले का व्यास 50√3 है, इसके अंदर समाने वाले बड़े से बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ। गोले का व्यास जो है 50√3 है, डी बराबर दिया हुआ है 50√3, आर बराबर हो जाएगा 25√3। इसके अंदर जो घन आएगा दोस्तों वो इस टाइप से आएगा। अरे घन क्या आएगा, जो भी घन बनेगा उसका जो विकर्ण होगा वो गोले के व्यास के बराबर होगा, इतनी बात ध्यान रखिएगा। विकर्ण जो होगा गोले के व्यास के बराबर होगा। देख पा रहे होंगे, समझ आ रहा होगा, डायग्राम अच्छा बन गया है कि ये जो हमने पहले बनाया था व्यास, ये इस घन का क्या है विकर्ण है, तो व्यास जो दिया है ये क्या है विकर्ण है। विकर्ण को हम ए से लिखते हैं, ए है 50√3 और घन का विकर्ण होता है a√3। घन का अगर घन की साइड ए है तो जो विकर्ण होगा दोस्तों कितना होगा a√3। अब यहां से √3 कैंसिल आउट, ए की वैल्यू कितनी आ गई 50, मतलब घन की भुजा जो आ गई वो कितनी आ गई 50।
तो बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया है। संपूर्ण पृष्ठ दोस्तों होता है 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू ए स्क्वायर 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 2500, और 25 छंगा कितना होता है आप कहेंगे 150, और ये 2 जीरो, तो 15,000 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये मेंसुरेशन का बहुत तगड़ा क्वेश्चन था, तगड़ा 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 क्वेश्चन, ठीक, और तगड़ा सॉल्यूशन है, मस्त मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, ये उससे भी तगड़ा है, आओ इसको देखते हैं। दिया हुआ 100 प्रेक्षणों का समांतर माध्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। समांतर माध्य 50 से ज्ञात किया जाता है, यह त्रुटिवश दो वस्तुओं 3 और 92, मतलब दो चीजें हैं, एक 3 रुपए की है और एक 92 की है, के स्थान पर 30, मतलब 3 की जगह 30 और 92 की जगह 29 मानकर गणना कर दी गई, तो सही समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो देखो पहले वाली वस्तु पे 3 रुपए था, लेकिन क्या कर दिया गया 30, उसको बढ़ा दिया गया, मतलब इसकी वजह से समांतर माध्य बढ़ गया होगा। 92 की जगह पे 29 लिख दिया गया है, कम किया गया है, तो इसकी वजह से घट गया होगा। तो टोटली हमको उसमें कन्वर्ट करना है कि कितना बढ़ा कितना घटा। तो 3 है 30 है, तो 30 डिफरेंस देखते हैं, 30 माइनस 3 ये कितना हो जाएगा 27, फिर 92 से 29 हुआ था, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें माइनस करोगे तो 92 में से 29, 12 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 3, 8 में से 2 गए 6, 63। अच्छा 27 देखो 3 से 30 हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है तो पॉजिटिव निगेटिव रहेगा, और ये बढ़ गया है तो ये पॉजिटिव। दोनों को ऐड करेंगे प्लस माइनस घट जाएगा, 13 में से 7 जाएगा 6, और इधर बचेगा 5, 5 में से 2 जाएगा 3, 36, आई थिंक 36 आया है, 36 आया है, ये जो आया है प्लस का, क्योंकि प्लस का 63 बड़ा है। कि टोटल नंबर कितने प्रेक्षण है 100, तो 36 को 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 0.36 आएगा यहाँ। और जो एक्चुअल हमारा समांतर माध्य क्या था 50, और उसमें ये प्लस में आया है तो 50 में इसको ऐड कर देंगे, तो टोटली हमारे पास 50.36 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, 3 की जगह पर 23 हुआ है, 30 हुआ है, तो इसकी वजह से 3 की जगह पर 30 हुआ है, तो ये चीज हमको टोटल में से घटानी पड़ेगी, मतलब 30 माइनस 30, 3 माइनस 30 तो माइनस का 27, यहाँ पे भी 30 माइनस 30 कर सकते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग की बात है। थोड़ा दिमाग लगाओगे कि 3 लिखना था 30 लिख दिया है, अगर तुमसे कहा जाए सही करो तो क्या करोगे, 27 घटाओगे ना उसमें से, इसीलिए 27 माइनस का है। अब कह रहा 92 लिखना था 29 लिख दिया है, तो क्या करोगे, बढ़ाओगे ना, उसमें 29 लिखा है 92 पहुंचाना है, 63 और बढ़ाओगे तो इसको प्लस कर लिया है। अब टोटल एक चीज बढ़ानी है एक चीज घटानी है, तो टोटल देख लो एक्चुअल में कितना होगा एवरेज, तो 63 में से 27 घटाए, पता चला 36 आया प्लस का, मतलब केवल टोटल में 36 जोड़ दो, काम खत्म, बराबर आ जाएगा जितना सही होना था। लेकिन यहां पे है क्या समांतर माध्य, तो 36 को क्या किया 100 से भाग कर दिया, नंबर ऑफ टर्म, टोटल प्रेक्षण कितने थे 100, ये समांतर माध्य ही है, घटा बढ़ा जो भी कमी डिफरेंस आई है, समांतर माध्य टोटल सम और बटे संख्या, जब डिवाइड करोगे तो 0.36 आएगा, प्लस का आया है तो जो एक्चुअल समांतर माध्य 50 था इसमें हम ऐड कर देंगे, अगर ये वैल्यू माइनस की होती तो घटा देते, दो बार बता दिया है। अब समझ में आ जाना चाहिए पूरी तरह से। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, निम्न में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। अब इसमें एरिया पूछा गया है कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं इन चारों में सबका एरिया, किसका एरिया सबसे ज्यादा होगा। तो जब चलो निकालते हैं, एरिया निकालना तो पड़ेगा, अब इसमें बिना कैलकुलेशन करके कर नहीं सकते। पहला है √2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, तो एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या √2 है, इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा πr²,
पाई होता है 3.14 आर स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से तो 2 कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 3 6, तो इसका एरिया आ गया 6.28। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का एरिया, तो वर्ग ए स्क्वायर तो 4 होता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज √3/4 ए स्क्वायर, तो √3/4 ए स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर भुजा का स्क्वायर, तो स्क्वायर से 4 कैंसिल आउट, क्योंकि ऊपर 2 दूनी 4 होगा, नीचे भी 4 है, तो बचा √3। अब √3 की वैल्यू तो 1.73 ही होती है, तो इसका भी पत्ता कैंसिल, ये तो बहुत ही कम हो गया। फिर डी ऑप्शन है 3.4 और 5 सेंटीमीटर भुजा का एक त्रिभुज, 3.4 3 4 और 5, ये ऐसे लिखा होगा 3 4 5, एक त्रिभुज 3 4 5 पढ़ के याद आ गया होगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार है 4 और ऊंचाई है 3, तो 2 दूनी 4 गुणे 3, 3 दूनी 6, तो इसका भी 6 रह गया। बताओ सबसे अधिक किसका है, तो हमें बताने नहीं पड़ेगा, आप खुद बता दोगे, ऑप्शन नंबर ए में सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि 5/8 एक भिन्न है, कैसा है, उचित है, अनुचित है, मिश्र है, विपरीत है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर, उचित का मतलब होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और अनुचित का होता है इम्प्रॉपर। अब प्रॉपर इम्प्रॉपर में क्या होता है कि जो ऊपर अंश बटे हर, जैसे x/y एक भिन्न है, तो x अगर छोटा है y से, मतलब अंश जो है ये हर से छोटा रहता है, तो इसको कहा जाता है ये प्रॉपर मतलब उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर हर बड़ा रहता है x/y में, हर y इज ग्रेटर देन x, हर इज ग्रेटर देन अंश, तो इसको कहा जाएगा ये इम्प्रॉपर फंक्शन है, अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर। तो उचित, ये देखो अंश क्या है, छोटा है, 8 बड़ा है हर, तो ये क्या होगा, एक उचित भिन्न हो गया, बस सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा क्या गया है कि अवरोही क्रम का विकल्प चुनिए, तो नंबर सब में सेम ही दे रखे हैं, एक 3/4 है, 2/3 है, एक नंबर 9/16 है, एक नंबर 5/12 है। यही नंबर सब चारों ऑप्शन में दिए हैं। अब इनमें देखना है कि कौन सा अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है। तो घटते क्रम में अगर चेक करना है तो इसके तरीका क्या होता है, 4 3 16 12 सबका एलसीएम ले लो, 4 3 16 12, तो एलसीएम ले लो, 2 4 से काट लो, 4 चौक 16, 4 3 12, एक बार फिर 4 से जाएगा 3, सब 3, तो 4 चौको 16, 3 48 एलसीएम मिल जाएगा। डायरेक्टली भी निकाल सकते थे अगर आता था आपको। अब 48 से इसको मल्टीप्लाई कर दो सबको, सिंप्लीफाई करो, 4 से काटोगे 48 तो आ जाएगा 12, 3 से काटोगे 48 तो 3 एकम 3, 3 छक 18 16, 16 से काटोगे 48, 16 3 48, 12 चौक 48, सबको ऊपर मल्टीप्लाई करो, 3 और 12 3 36, 16 दूनी 32, 9 3 27 और 5 चौको 20, तो सबसे बड़ा 36, उसके बाद 32, उसके बाद 27 और उसके बाद 20। तो ये अवरोही क्रम में पहले से लिखा है, ये क्या है, अवरोही क्रम है, तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही नंबर हमने सेम यहाँ पे लिखे थे। 3/4 जो होगा सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 36 आई है, फिर 2/3 इसकी 32 आई है, तो उससे छोटा, 9/16 ये उससे छोटा, 5/12 उससे भी छोटा। ये करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, गलत कभी नहीं होगा इस मेथड से। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या दिया गया है कि किसी त्रिभुज के कोण 3 7 8 के अनुपात में है, तो बृहत्तम कोण क्या होगा। बृहत्तम मतलब बड़ा कोण, बड़ा कोण कौन सा होगा, तो त्रिभुज है उसके कोणों का अनुपात, इसको हम लोग 3x 7x 8x लिख सकते हैं। तो एक कोण 3x, दूसरा कोण 7x, तीसरा कोण 8x,
और तीनों कोणों का योग दोस्तों कितना होता है 180 डिग्री। तो 7x प्लस 8x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। सबको ऐड कर दो तो 7 7 14 15 3 18x इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक 10 बार में कट गया, x बराबर 10 आ गया। अब क्या करना है, इस x की वैल्यू जो सबसे बड़ा है उसी में रख दो, क्योंकि बृहत्तम पूछा गया था। तो 80 आ जाएगा, 10 गुणे 8 80 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा जो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। पूछा गया बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 3x की पावर 5 8x की पावर 6 की कोटि क्या होगी। कोटि मतलब ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर होता है हाईएस्ट पावर। अब 3 पद दिए हैं, 3 टर्म दिए हैं, तीनों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर किसकी है 4x स्क्वायर 3x की पावर 5 या 8x की पावर 6। जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम लोग कोटि बोलते हैं, ऑर्डर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 6। समझ गए ना बात। बहुपद अब और ज्यादा डिटेल में फिर कभी देखेंगे। केवल बहुपद की घात या बहुपद की कोटि जो होती है, जो सबसे ज्यादा घात पाई जाती है, उसी को हम लोग बहुपद की कोटि कहते हैं। कहा जाए एक बहुपद की कोटि 5 है, तो इसका मतलब उसमें x की घात सबसे ज्यादा जो होगी वो 5 होगी, बाकी सब 5 से कम होंगी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ। पूछा गया है कि किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर परिच्छेद करने वाली सरल रेखा, किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली सरल रेखा है, स्पर्शक नहीं हो सकती, क्योंकि स्पर्श हमेशा एक बिंदु पर टच करती है। ऐसे ये स्पर्श रेखा जीवा हो सकती है, छेदक और खंड, ये दोनों ऑप्शन वृत्त से रिलेटेड है नहीं। ये ऑप्शन वृत्त से रिलेटेड है, जीवा। ठीक है। और हाँ, जीवा नहीं होगा इसका आंसर छेदक होगा। क्यों? क्योंकि जीवा जो होती है वो वृत्त के अंदर ही रहती है ऐसे। लेकिन यहाँ पे बोला है कि 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद वाली सरल रेखा, कोई रेखा है ऐसे बहुत बड़ी, वो 2 पॉइंट पे काट रही है, कि यहाँ पे एक यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं छेदक रेखा है। बाकी जो इसका जो इतना पार्ट है ये जीवा है। ये क्या है? जीवा है। अगर ये बाहर का ना दिया होता तो जीवा कहलाता। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि समुच्च ए तथा समुच्च बी इतना है तो ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट। तो दोनों समुच्च में कौन से कितने एलिमेंट कॉमन है देख लो, पढ़ लो, पता चल जाएगा। देखो, यूनियन होता है सब, जितने भी दोनों सेट में है सब, और इंटरसेक्शन क्या होता है? जो कॉमन है। पहला 2 देखो, इसमें है इसमें नहीं है तो 2 नहीं लेंगे। 3 इसमें है इसमें भी है तो 3 ले लेंगे। 4 इसमें है उसमें नहीं है, हटा देंगे। 5 दोनों में है, 5 ले लिया। उसके बाद 6 नहीं है। तो पूछा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव होंगे। कितने दिख रहे हैं? 2। बस हो गया। क्या करना था इसमें? कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आंसर तो फटाक से आएगा आपका। पूछा गया 55 डिग्री का पूरक कोण। एक पूरक होता है, एक संपूरक होता है। संपूरक एक होता है पूरक। पूरक होता है कि जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए। 55 में कितना जोड़ा जाए कि 90 डिग्री आ जाए। संपूरक के लिए होता है कि उस नंबर में कितना कोण जोड़ा जाए कि 180 डिग्री आ जाए। तो पूरक पूछा गया है तो पूरक में कितना जोड़ो कि 90 डिग्री आ जाए, तो कहोगे 35 जोड़ देंगे 90 डिग्री आ जाएगा। तो 55 डिग्री का जो पूरक कोण होगा बच्चों वो कितना होगा? 35 डिग्री होगा, क्योंकि 35 जोड़ने पर जो सम आएगा, जोड़ आएगा, वो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। और पूरक इसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। ये 0.02 का वर्ग क्या है? 0.02 का वर्ग पूछा गया है। तो वैसे वर्ग देखो, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 2। 2 का वर्ग करोगे 4, मतलब पॉइंट के बाद 4 अंक आएंगे जो भी आंसर होगा। ठीक है, पॉइंट के बाद 4 अंक। 4 किसी में दिए हैं? केवल ऑप्शन ए में दिए हैं, तो यही सही हो जाएगा। पॉइंट के बाद 4 अंक, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं अगर उसका वर्ग करेंगे तो उतना डबल आएगा पॉइंट के बाद।
ठीक है, क्यूब करेंगे तो ट्रिपल आएगा, पावर 4 करेंगे तो चौगुना आएगा। यहाँ पे तो स्क्वायर किया गया था, 2 नंबर थे पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो 4 किस में है, ऑप्शन ए में। तो 2 का वर्ग 4 होता ही है, सबको पता है, 0.0004 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ये अच्छा क्वेश्चन मिल गया हमें। इसको देखो कि एक 4.85 मीटर लंबे खंभे को 5 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात करो। बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्या करना है, 5 बराबर भागों में काटोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, तो 0.97। अब बेसिक भाग पूछा गया है कि बहुत लोगों क्या होता है, भाग जोड़ घटाना पॉइंट में क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ पहला 4 जो है 5 से नहीं कट रहा था, इसलिए पूरा 48 हमने देख लिया। पॉइंट लगा है तो पहले पॉइंट लगा दिया, चलो ठीक है। 5 से काटा, 5 9 45 और बचा 3, 48 था ना, 3 इधर ले लिया, 35 हो गया, 5 सत्ते 35, 0.97 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 सर्च लाइट 20 सेकेंड, 30 सेकेंड और 45 सेकेंड के अंतराल पर दीप्त होती है। 2 युगपत दीपों के बीच का समय, मतलब दो युगपत दीपों का समय, मतलब उतना समय बताना है जितने समय में तीनों लाइटें एक साथ जलेंगी। तो एक साथ जलने के बीच लगा समय बताना है। तो 20 सेकेंड, 30 सेकेंड और 45 सेकेंड का एलसीएम बता दो, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम क्या निकालोगे, ऐसा नंबर देख लो, ऑप्शन में देख लो, जो 20 से कटे, 30 से कटे, 45 से भी कटे, तो 90 जो होगा 20 से भी कट जाएगा, नहीं कटेगा पूरा पूरा। ठीक है, तो 180 कटेगा, 180 कटेगा, 30 से भी कटेगा, 45 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बाकी अगर एलसीएम निकालना चाहते हो तो इसको ऑलरेडी सॉल्व कर लेना, एलसीएम आ जाएगा हम लोगों का। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। जिनमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके डाउट जरूर पूछिएगा। अगर कोई नए टॉपिक पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो बताइएगा, फिर टॉपिक वाइज आप लोगों को वीडियो बना के दिए जाएंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे। जरूरत पड़ेगी लाइव क्लास की तो लाइव क्लास भी ले ली जाएगी, बस आप लोग तैयार रहना लाइव क्लास के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत थैंक्स और टाटा बाय बाय। अगले वीडियो में तुरंत मिलेंगे, अभी बाय बाय।